गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज हम सभी एस्टेट द्वारा ली गई सेकंड परीक्षा जो कि फरवरी में ली गई थी, उसका शिक्षण कला एवं दक्षता, पेडागोगी एंड अदर स्किल के सभी प्रश्नों को आंसर के साथ देखेंगे। और इससे पहले हमने केवल सभी प्रश्नों को देखा था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपको केवल प्रश्न देखना है तो आप उस वीडियो को देखेंगे, अगर प्रश्न को आंसर के साथ देखना है तो आप इस वीडियो को देख करके अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे एस्टेट संबंधी जितनी भी जानकारी है आप सबको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रभावी शिक्षक वह है जो, तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विषय में पारंगत है, कक्षा में अनुशासन बनाता है, सौहार्द स्थापित करने में अच्छे हैं और अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। तो प्रभावी शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता प्रदान करे, जिससे विद्यार्थी अपने आप से किसी भी चीज को सीख सके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दीवा स्वप्न एक बालकों पर लिखी गई एक पुस्तक थी। जीवाई विवेका ने ही वो दीवा स्वप्न नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो बालकों कहते हैं कि बालक किस किस प्रकार के सपने देखते हैं और किस प्रकार के उन्हें सपने देखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो एक ना समझने वाली समस्या से जुड़े हों, कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों, एक निम्न आनुवंशिकता से जुड़े हों और ज्यादा रक्षात्मक स्वरूप वाले माता पिता से जुड़े हुए हों। तो इसमें ऑप्शन हमारे यहाँ देखें तो हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, परंतु उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव बी ऑप्शन है, कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों। क्योंकि कोई भी बालक अगर कमजोर गृह वातावरण अगर कमजोर होगा तो उनके मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मानसिक या कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और इसलिए वह समस्या से घिर जाएगा। इसलिए समस्यात्मक बालक की जो समस्या होती है वो सामान्यतः गृह वातावरण से ही जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा चौथा नंबर है, प्रशिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण पहलू जो अगर देखा जाए तो पहला है प्रशिक्षण मॉड्यूल, दूसरा है निरीक्षण, तीसरा अनुवर्ती कार्यक्रम और चौथा योजना। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा टीचिंग मॉड्यूल, इंस्पेक्शन, फॉलोअप प्रोग्राम और प्लानिंग। तो यहाँ पे फॉलोअप प्रोग्राम का मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने के लिए हम एक लगातार सिरे से प्रोग्राम बनाएं, योजना बनाएं और एक अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। तो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमें शिक्षकों को लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए इसी प्रोग्राम का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा हम अपने गंतव्य तक पहुंचे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारण तो महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो होता है अनुवर्ती कार्यक्रम, जिसके बाद एक नए नए योजना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज को देख करके, समझ करके अपने आप में आत्मसात करना। तो बंडूरा महोदय जो थे उन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी दिया था और उन्होंने इसमें बताया था कि किसी भी मनुष्य के, किसी भी बालक के अगर सीखने में समाज का सबसे बड़ा योगदान होता है। वह समाज से अवलोकन करके सीखता है। इस अवलोकन की थ्योरी, मतलब इसी थ्योरी को, सामाजिक थ्योरी को बंडूरा ने एक और नाम दिया था जिसे अवलोकन अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तो वो सिद्धांत किसने दिया था, तो बंडूरा महोदय ने दिया था। नेक्स्ट है, 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट के किस हिंदू शासक के समय में आया था। तो जमोरिन थे, उस समय जो शासक थे वो जमोरिन थे, जब वास्को डी गामा कालीकट तट पर, गोवा के कालीकट तट पे आया था। उसने भारत की खोज भी की थी। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 23 मीटर का अंतर है, उसकी परिमाप 26 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया है, सॉल्यूशन आप लोग को मैं अगले वीडियो में जैसे जितने भी आपके रहेंगे रीजनिंग वाले पार्ट, सबका सॉल्यूशन मैं एक वीडियो में, शायद 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो में बना करके आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 2520 आएगा। कैसे आया, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें आप लोग को मैं बता दूंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 8वां नंबर, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा 50%। इसको भी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग को मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, यदि संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या बताएं। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या यहाँ पर आंसर होगा इसका 25 होगा। कैसे होगा इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि रीजनिंग वाले 10 क्वेश्चन है, मैं 10 के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्या का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नए औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। तो हटाई गई संख्या यहाँ पर आंसर होगा 45। इसको भी मैं उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखना निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो जो लर्निंग होता है वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है हमारी
इंटेलेक्चुअल वो इंटेलिजेंस पर, क्योंकि बुद्धि ही है जो हमें सीखने में सहायता प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा हमारा बुद्धि। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है, मौलिक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करना हमारे एक सबसे पहला ह्यूमन राइट है। तो आपने देखा होगा शिक्षा का संवैधानिक अधिकार जो है हमारे 6 राइट में है, दिया गया है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य इसलिए है क्योंकि हमारा यह मौलिक अधिकार है कि सभी तक शिक्षा सर्वसुलभ हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती है? तो कौन सा अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती है? तो कक्षा में अनुशासन रखना कोई जरूरी नहीं है, ये चुनौती नहीं होता है। विद्यार्थियों को गृह कार्य करवाना ये भी चुनौती नहीं होता है। परीक्षा के लिए अच्छे प्रश्न बनाना ये भी चुनौती नहीं होता है। हाँ, अध्यापन को आनंदमय या रुचिकर बनाना, क्योंकि आज के जमाने में बाल केंद्रित शिक्षा हो चुकी है और बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे पहला जो होता है वह रुचिकर ही सबसे ज्यादा होता है कि बालक आनंदमय रूप से अपने रुचि से अपने अध्ययन कर सके। तो रुचि को सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, इसीलिए आज के अध्यापन के लिए सबसे प्रमुख चुनौती यह है कि अध्यापन को वह आनंदमय और रुचिकर बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम में से निम्न से किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है? तो किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है? तो आंसर होगा इसका विद्यार्थियों की रुचि तथा उनकी भागीदारी पर निर्भर करता है। क्योंकि प्रभावी अधिगम जब तक, अभी मैंने आपके पीछे बताया कि जब तक विद्यार्थी अपने रुचि से अगर उसमें नहीं करेगा, उसमें भागीदारी नहीं करेगा, तब तक वो कुछ भी गेन नहीं कर पाएगा, कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो सीखने के लिए विद्यार्थियों की रुचि और भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी शिक्षण के किस गुण को सर्वाधिक पसंद करता है? तो किस गुण को सर्वाधिक पसंद करता है? तो यह है अनुशासन प्रियता, समय का पाबंद होना, आधिपत्य और निष्पक्षता। तो इसमें सबसे ज्यादा निष्पक्ष होता है, क्योंकि हम किसी भी शिक्षक से क्या सबसे पहले करते हैं कि वो निष्पक्ष भाव से कोई भी किसी भी रिजल्ट को निष्पक्ष भाव से बताए। यदि दो के बीच अगर वाद विवाद हो रहा है तो वह निष्पक्ष रूप से किसी का पक्ष लेते हुए दोनों पक्षों के मतों को रखते अपना फैसला प्रदान करे, मतलब निष्पक्ष भाव से रहे। और निष्पक्ष टीचर को सबसे ज्यादा माना जाता है। इसीलिए अगर हम आगे शिक्षक बनने वाले हैं तो सबसे पहले निष्पक्षता को हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि निष्पक्ष भाव से यदि हम किसी स्टूडेंट के साथ में कोई भी फैसला करेंगे तो वो बहुत ही आगे जाकर के वो अगर छात्रों के विरुद्ध भी है तो छात्र उसमें बिल्कुल अच्छी तरह अपनी भागीदारी देगा और कुछ समय पश्चात उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। ठीक है, तो इसमें निष्पक्षता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन है 1, 8, 27, 64, 125। तो यहाँ पे सभी का घन किया गया है, देख लीजिए। एक का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, तो 6 का घन 216 हो जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट वाले जो है मैं रीजनिंग का एक बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को इसको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर 5, 11, 23, 47 और 95, ये भी रीजनिंग का पार्ट है, इसको भी मैं उसको आगे बता दूंगा। इसका आंसर होगा 191। कैसे होगा मैं आपका उसमें नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि का मतलब होता है जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। तो विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, वेग की दिशा होती है और संवेग की भी दिशा होती है, परंतु आयतन होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे आयतन एक अदिश राशि है, मतलब सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो मानव के शरीर का जो तापक्रम होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ऑप्शन जो है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है पहला ऑप्शन, तो ये कभी नहीं होगा। फ़ारेनहाइट में याद रखिएगा 98.4 होता है फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 98 डिग्री यहाँ सेल्सियस देखा, ये नहीं होगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो कौन सा प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होता है जिससे कोई भी रंग बनाया जा सकता है, किसी भी निश्चित अनुपात में मिला के कोई भी रंग बनाया जा सकता है, इसीलिए तीनों को प्राइमरी रंग कहा जाता है, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट, अगर इसको समान अनुपात में मिलाया जाए तो व्हाइट रंग बनता है, सफेद रंग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां नंबर, मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार्य है?
तो किसका प्रकार्य है? प्रभावी अध्यापन कराना है, मतलब शिक्षण कराना है। तो किसका होगा इसमें? पहला ऑप्शन है अध्यापक का पांडित्य। तो कभी नहीं, अध्यापक कितना भी तेज हो, अगर वह शिक्षा से सही ढंग से नहीं दे पा रहा है तो वह उसके शिक्षण पद्धति बहुत बेकार है। नेक्स्ट है अध्यापन की निष्ठा। निष्ठा एक अपनी जगह होती है, परंतु यहाँ पे अध्यापन कराना है, प्रभावी अध्यापन। तो निष्ठा हमारे मन की होती है, परंतु हम अध्यापन में उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं देते हैं। अध्यापन में किस चीज़ का प्रभाव देना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो वो हमारा होगा अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति, कि वह किस प्रकार से। सकारात्मक अभिवृत्ति का मतलब होता है कि वह अगर अध्यापन में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो सभी चीज़ों को वो धीरे धीरे अपने अंदर में चेंजिंग लाए और उसको धीरे धीरे आगे चल के सॉल्व करे। एक अच्छे शिक्षक के राह पे चलने के लिए वह पहले से प्रणबद्ध हो। नेक्स्ट, सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? तो ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने इसको अनुप्रस्थ डाला था, परंतु आप लोग ध्यान रखिएगा इसका सृजनात्मक चिंतन जो होता है वो क्षैतिज होता है। मुझे इसका आंसर सही ढंग से मिल नहीं पाया कि क्षैतिज क्यों होता है, इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसको आप याद रखिएगा, सृजनात्मक चिंतन जो होता है, क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो कौन सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो बच्चों का समग्र विकास करना। समग्र विकास मतलब समावेशित विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, यही सतत व्यापक मूल्यांकन का एकमात्र उद्देश्य है। नेक्स्ट, इसके आगे बहुत सारे उद्देश्य, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक विचारधारा के आधुनिक शिक्षण विधियों में बच्चों को किस रूप में देखा जाने पर बल देती है? तो बच्चे किस प्रकार का होते हैं? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा कहती है कि बच्चे एक सूचना संसाधक होते हैं, जिसमें वे सूचना को मतलब संसाधित करने का काम करते हैं, सूचना को प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं, कि सूचना को बनाने का काम करते हैं। जैसे हम जैसे शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पे हम किसी चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उस वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को और भी नए रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रयासरत होते हैं। मतलब वो सूचना का संसाधक होते हैं, कोई वो रट के नहीं होते हैं या कोई कोरियसलेट नहीं होते हैं, वे एक सूचना संसाधक होते हैं जो सूचना का पोषण करते हैं और पोषण करके उसे चेंजिंग करने का प्रयास करते हैं, अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ बेटर होगा सूचना संसाधक, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, दिया था किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने नहीं दिया था, इसको दिया था श्री अरविंदो ने, कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, पढ़ाने का एक होना चाहिए जो सत्य शिक्षण हो। तो ये स्वामी विवेकानंद ने श्री अरविंदो ने दिया था कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, एक जिस अनुसार से सत्य का शिक्षण हमें देना है, जो सत्य है उसका शिक्षण हमें देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होती है और ये जलने में भी ज़्यादा सहायक होती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा Na से शुरू होता है, तो Na2B4O7 × 10H2O होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि यदि किसी चीज़ का किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाए और फिर उसको दोबारा उसी चीज़ में, मतलब जो चीज़ से पहले बना था उसी चीज़ में अगर परिवर्तन हम कर देते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होता, वो भौतिक परिवर्तन होता है। अगर वो परिवर्तन नहीं हो पाता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे ईंधन का जलना, कोई भी ईंधन, जैसे लकड़ी को हम जला देते हैं तो जलने के बाद जो राख बनता है उससे लकड़ी बना सकते हैं? तो कभी नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है, क्या उस भोजन को फिर हम प्रकाश के रूप में बना सकते हैं? तो कभी नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जल का विद्युत विश्लेषण, जल से जब विद्युत बनाया जाता है तो विद्युत से जल बना दिया जाएगा? नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। और लास्ट है नमक, जल में नमक का घुलना। तो जब जल को नमक में हम घुला देते हैं तो अगर हमें चाहें तो उसे नमक और जल को फिर से अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उनको अगर गर्म कर दें तो नमक नीचे बैठ जाएगा और जो जल होगा वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। तो जल में नमक जब घुलाया जाएगा तो उसको जल और नमक दोनों को मिश्रण को अलग भी किया जा सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भ्रूण निम्न में से किसमें मिलता है? तो भ्रूण किसमें प्राप्त होता है? तो भ्रूण बीज में प्राप्त होता है। जैसे आप चना देखे होंगे, चना के ऊपर एक भेटी होता है, देखे होंगे आपने, एक नोकीला होता है। जब उसको फोड़िएगा तो अंदर की तरफ एक बीच में एक बहुत ही छोटी सी संरचना पाई जाती है, वो भ्रूण होता है। यहीं से जब चना फूटता है, मतलब इसमें से नया पौधा निकलता है, तो वो उसी भ्रूण में से निकलता है। तो बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो याद रखिएगा, वसा में जो घुलनशील होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। जो वसा में घुलनशील नहीं होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील नहीं होता है। याद रखिएगा, बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो बी और सी जो होता है, विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता है, वसा में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा होगा विटामिन बी। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2019 में किसे प्रदान किया गया था? देखिए, हम लोग को करंट अफेयर भी इसमें पूछा गया है, जबकि पिछले वाले पेपर में करंट अफेयर नहीं पूछा गया था, इसलिए अब हम लोग को करंट अफेयर भी याद रखना होगा। तो किसे दिया गया था? तो सभी को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, तीनों को दिया गया था। तो इनमें से सभी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? तो कौन उपाध्यक्ष हैं? तो अमिताभ कांत, राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो राजीव कुमार हैं जो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग कब आयोग लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। उसी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। बहुत जगह आपने पढ़ा भी होगा, लोथल एक बंदरगाह है जो हड़प्पा, जो कि हमारे हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। आपने कबड्डी खेल देखा भी होगा, खेला भी होगा, तो उसमें केवल 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार हैं? तो प्रमुख व्यवहार हैं, पहला, शिक्षक विचारों के विद्यार्थियों के विचारों का एक एवं योगदान का अनुप्रयोग, प्रश्न पूछना, संरचना, अनुदेशन, विविधता। तो यहाँ पर मेरे को आंसर समझ में नहीं आया, सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत दे दिया है, मैंने गलती से इसको ऑप्शन को गलत कर दिया है। इसका आंसर ए होगा। आप थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। ये जो है ये गलत है, ये ऑप्शन जो होगा इसका ए सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। विद्यार्थियों के विचारों को योगदान का अनुप्रयोग करना, ऑप्शन इसका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है विचारों का, क्योंकि प्रभावी शिक्षण तभी हो सकता है जब हम विद्यार्थियों के विचारों का वो विचारों को लें और उनके योगदान, उनका अनुप्रयोग करें, उसी के अनुसार अपने शिक्षण को ढालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? तो वह छात्रों के बारे में ही केवल सोचे। तो छात्रों की समृद्धि के लिए उनका मार्गदर्शन करे, उनके लिए नए नए विधियों का, नए नए तकनीकों का प्रयोग करे। तो यहाँ पे छात्रों के समृद्धि के लिए उनका मार्गदर्शन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? तो कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? तो परियोजना विधि शिक्षार्थी केंद्रित है। आपको पता होगा, परियोजना विधि में छात्रों को एक टॉपिक दिया जाता है, जिसमें उन्हें कहा जाता है कि वे कुछ समूह में बंट करके अपने टॉपिक पर कार्य करें, करने के बाद से वे अपने आप से उसका रिजल्ट प्रदान करें, जिसमें सर्वोपरि छात्र ही सर्वोपरि होता है। सब कुछ उसमें सर्वोपरि रूप से छात्र ही समग्र रूप से होता है। शिक्षक की स्थिति इसमें गौण रूप से होती है, वो केवल थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करने का काम करता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित कौन सा है? परियोजना विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको किलपैट्रिक ने दिया था, याद भी रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में किस क्षेत्र में आता है? तो किस क्षेत्र में है? तो भावात्मक विकास में आता है। आपको पता होगा, अभिवृत्ति एक मनोवृत्ति है जो हमारे भाव से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमारे 3 जो दिए गए थे, किन्होंने दिया था? तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने देखा होगा कि 3 पार्ट बताए गए थे विकास के, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। तो इसमें से हमारा जो होगा वह होगा भावात्मक होगा। भावात्मक सेकंड वाला था। तो वह अभिवृत्ति का विकास हमारे मन से होता है, मनोवृत्ति से होता है। तो इसका आंसर होगा भावात्मक विकास।
अगला है थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न एवं भूल का किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो थॉर्नडाइक ने जो ये विधि दिया था प्रयत्न एवं भूल की, आप याद रखिएगा, उस विधि को सहचारी अधिगम, इंग्लिश में आप लोग को एसोसिएटिव लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा द प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएटेड लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भूल प्रयत्न का था, इसमें उन्होंने थॉर्नडाइक ने ये बताया था कि बच्चा बार बार प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद से अचानक से जब किसी कार्य को करता है, करते 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 वो भूल, मतलब बार बार प्रयत्न करते 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 उस कार्य को करना सीख जाता है। तो वह है सहचारी अधिगम, मतलब कि जब वो करता है तो उससे अपने आप को रिलेट करके, को रिलेट करके, एसोसिएट करके जो भी कार्य है उसको अपने के अनुक्रिया से रिलेट करके वह कार्य करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक का फूल प्रयत्न एवं भूल विधि जो है वो संबंध मतलब सहचारी अधिगम सिद्धांत एसोसिएट लर्निंग का एक उदाहरण है, मतलब एसोसिएट लर्निंग भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है बताओ कौन तकनीक का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है। तो बताओ कौन यहाँ पर दो चीज के बीच में मतलब तुलना करके किया जाता है। तो यहाँ पे अंतर व्यक्तिक संबंध, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में, किसी भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में संबंध करने के लिए बताओ कौन का किया जाता है। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए इनमें से कौन वो है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आप अंतर व्यक्ति संबंध, दोनों के बीच में संबंध देखेंगे, दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कि कौन है कौन नहीं है, तुलना करके आप उसमें करेंगे। तो यहाँ पे अंतर व्यक्ति संबंध इंटरपर्सनल रिलेशन को दर्शाता है कि अध्ययन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। तो साइनेटिक विधि है जो कि सृजनशील बालकों के लिए होती है। इस विधि में क्या किया जाता है कि बच्चों को बिना किसी भूमिका के किसी भी एक समस्या को, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, वह समस्या को एक बैग उनको दे दिया जाता है और देने के बाद उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने एक शब्द पढ़ा होगा, तो उसमें एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि समस्या को देख करके उसके बारे में कुछ ना कुछ उनको दिया जाता है खोजने के लिए। अब जो सृजनशील बालक होते हैं उसमें अपने बात को उसको विश्लेषित करते हैं, विश्लेषित करने के बाद से खुद एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो यहाँ साइनेटिक्स जो वो है वह सृजनशील, जो कि बहुत ही क्रिएटिव बच्चों के लिए किया जाता है, नए नए सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक शिक्षक सही मायने में तब तक सीख नहीं सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। तो सही बात है भाई, ये किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब तक वह एक शिक्षक तब तक सही मायने में शिक्षक नहीं है जब तक कि वह स्वयं शिक्षक सीख ना रहा हो। हम प्रतिदिन, हम क्या आप शिक्षक बन चुके हैं, मैं अभी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूं, तब भी मैं शिक्षक बन चुका हूं। बनने के बाद भी मैं प्रतिदिन अपने छात्रों से कुछ ना कुछ सीखते रहता हूं। जैसे कल के वीडियो में मैंने एक वीडियो डाला था जो कि सत्य की खोज, इसमें मेरे बालकों ने, मेरे छात्रों ने बहुत सारे कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित किया था, तो मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा था। तो शिक्षक सही मायने में तब तक वो शिक्षक नहीं कहलाता है जब तक वह स्वयं कुछ नहीं सीख रहा हो। तो टैगोर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ विकास जोन। मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि आप इसको याद रखिएगा, इंग्लिश से याद रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि बेंडूरा महोदय का था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें उन्होंने एक मचान की भी संज्ञा दी थी, मचान जिसे स्कैफ होल्डिंग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इस थ्योरी को आप लोग जरूर देखेंगे, मेरे द्वारा इस थ्योरी को कराया जाएगा जल्दी आप लोग के लिए। सारे एस्टेट के जितने भी हैं सारे चीज़ का मैं आप लोग को थ्योरी जितना भी है आप लोग को सारे विषय का जो इस 50 नंबर के हैं थ्योरी सब मैं आप लोग को कराऊंगा, जल्दी वीडियो इसका अपलोड करूंगा। नेक्स्ट है तो इसका हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसके माध्यम से किया जाना है, तो पहला इसका आधुनिक प्रौद्योगिकी है। पारंपरिक ज्ञान मतलब होता है जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परंतु ट्रेडिशनल नॉलेज को ट्रेडिशनल की तरह मतलब उसी रूप में लेना किसी भी छात्र के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम आज आधुनिक युग में आ चुके हैं। तो
ट्रेडिशनल नॉलेज को आधुनिक रूप से लिया जाए, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा जब हम उसे सीखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा आगे उससे ज्ञान प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? तो 10 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट है द ब्रोकन विंग्स पुस्तक लेखक किनके द्वारा किया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू ने द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपको पता होगा गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र तीनों जो है वो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग का अस्तित्व में आया था? तो मैंने इसके बारे में पहले ही जिक्र कर दिया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है हमारे वो कितना है? वह है 30 वर्ष है। ठीक है, तो राज्यसभा की जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी है? 30 वर्ष है। तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है। आप सभी ने अपने आंसर को मिला लिया होगा। आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं, और मैं जल्दी आप लोग के लिए जो ये न्यूमेरिकल वाला वो पार्ट है, जो भी मतलब रीजनिंग वाला पार्ट है, मैं उसको जल्दी आप लोग के लिए एक वीडियो बना करके आज ही शायद आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग नेक्स्ट आप तैयारी करें बहुत अच्छी तरीके से, और आप इस चैनल से अच्छी तरह जुड़ जाएं, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोग के लिए स्टेट के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल को उपलब्ध कराऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।